नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भुगतान संतुलन के बारे में। भुगतान संतुलन की विभिन्न अवयव के एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे भुगतान संतुलन में स्वायत्त मदे तथा घाय मदे के बारे में। हमारा आज का ये वीडियो रहेगा। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे भुगतान संतुलन में असंतुलन क्यों होता है, असंतुलन के कौन कौन से कारण हैं और असंतुलन किस किस प्रकार के होते हैं। ये हमारे वीडियो में सेकंड पार्ट में आज देखा जाएगा। लेकिन अभी हम फिलहाल अध्ययन करेंगे भुगतान संतुलन में स्वायत्त मदे तथा ग्राह्य मदे क्या होती है। स्वायत्त मदे यानी ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेशन आइटम्स यानी ग्राह्य मदे ये क्या होती है, इनके बारे में हम आज डीपली से अध्ययन कर लेते हैं। भुगतान संतुलन में जब भी अतिरेक, सरप्लस या घाटा डेफिसिट उत्पन्न होता है तो उसे ठीक या संतुलित करने के उपाय के रूप में जो मदें काम में ली जाती हैं वे दो प्रकार की होती हैं। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में यदि सरप्लस रहता है और डेफिसिट रहता है तो दो मदें काम में ली जाती हैं। नंबर 1 स्वायत्त मदें ऑटोनोमस आइटम्स और नंबर 2 ग्राह्य मदे अकोमोडेशन आइटम्स। स्वायत्त मदे या सौदे उन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सौदों से संबंधित हैं जो किसी आर्थिक लक्ष्य या विचार जैसे अधिकतर लाभ करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ऐसे मद भुगतान संतुलन खाते की स्थिति से प्रभावित नहीं होते, अर्थात वे स्वायत्त मदे होती हैं क्योंकि इनका उद्देश्य भुगतान संतुलन खाते में प्राप्तियां क्रेडिट्स तथा देनदारियां डेबिट्स के बीच संतुलन लाना नहीं होता। ऐसे मदों को सामान्यतः भुगतान संतुलन खाते में अंतिम पंक्ति के ऊपर अबव द लाइन आइटम्स वाले मद कहे जाते हैं। भुगतान संतुलन खाते में घाटा या अतिरेक इन स्वायत्त मदों के संतुलन पर निर्भर करता है। अतः यदि स्वायत्त प्राप्तियां ज़्यादा होंगी स्वायत्त देनदारियों से तो भुगतान संतुलन में अतिरेक पाया जाता है, और यदि स्वायत्त प्राप्तियां से स्वायत्त देनदारी ज़्यादा होगा तो भुगतान संतुलन में क्या पाया जाएगा, भुगतान संतुलन में घाटा डेफिसिट पाया जाएगा। ग्राह्य मदे अकोमोडेशन से क्या होती है, अभी हमने पढ़ा स्वायत्त मदे अकोमोडेशन देख लेते हैं। ये ऐसी मद होती हैं यह सौदे होते हैं जो भुगतान संतुलन में आय, घाटे या अतिरेक को पूरा करने में काम में लाई जाती है। इन मदों का उद्देश्य भुगतान संतुलन खाते में प्राप्तियों तथा देनदारियों में संतुलन स्थापित करना होता है। इसलिए ऐसे मदों को भुगतान संतुलन खाते की अंतिम पंक्ति के नीचे अबव द लाइन आइटम्स वाले मद कहा जाता है। स्वायत्त मदों को तो भुगतान संतुलन के ऊपर, इनको अंतिम पंक्ति के नीचे वाली लाइनें कहा जाता है। दोनों में फर्क है। सरकारी वित्त पोषण, गवर्नमेंट फाइनेंशियल, शासकीय समायोजन, ऑफिशियल सेटलमेंट आदि मदों को भुगतान संतुलन खाते में संतुलन लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शासकीय समायोजन दृष्टिकोण इस मान्यता पर आश्रित है कि देश को मौद्रिक प्राधिकरण को सामान्यतया वहाँ का केंद्रीय बैंक होता है। वह भुगतान संतुलन खाते में उत्पन्न किसी घाटे या अतिरेक को समाप्त करने के लिए अंतिम वित्त प्रदाता फाइनेंशियर है। अतः ऐसे सभी शासकीय समायोजनों को घाय मद कहा जाना उचित हो और बाकी सभी मद स्वायत्त मद कहलाएंगे। संक्षेप में निष्कर्ष रूप में हम ये कहा जा सकता है कि अधिकांश वस्तुओं का व्यापार, आयात व निर्यात, दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह, लॉन्ग टर्म कैपिटल्स मूवमेंट को स्वायत्त मद तथा अधिकांश अल्पकालीन पूंजी प्रवाह शॉर्ट टर्म कैपिटल्स मूवमेंट को ग्राह्य मद कहा जा सकता है। तो ये थी दो मदें, स्वायत्त मदें, ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेशन आइटम्स। क्या इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बताएंगे भुगतान संतुलन में असंतुलन के बारे में। डिसइक्विलिब्रियम इन बेसिक पेमेंट, भुगतान संतुलन में असंतुलन। किसी राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन में असंतुलन घाटा
की स्थिति तब पैदा होती है जब स्वायत्त प्राप्तियां ऑटोनोमस से रिसिप्ट, स्वायत्त देनदारियां ऑटोनोमस से पेमेंट से कम हो। पैसा तो कम आए और ज़्यादा दे तो असंतुलन की स्थिति होती है, घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अतिरेक की स्थिति होती है, यानी जब प्राप्तियां ज़्यादा हो और देनदारियां कम हो तो सरप्लस, और प्राप्तियां कम देनदारियां ज़्यादा हो तो डेफिसिट की स्थिति उत्पन्न होती है। असंतुलन होता है दोनों स्थितियों में। अतिरेक की तुलना में घाटे की स्थिति अधिक नुकसानदायक होती है, क्योंकि उस स्थिति में समायोजन का भार घाटे वाले राष्ट्र पर ही होता है। अतः राष्ट्र को उन स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब भुगतान संतुलन घाटे को कैसे खत्म किया जाए। घाटे को खत्म करने के उपायों को समझाने से पहले हमें उन कारणों के बारे में विवेचन करना होगा जिनके कारण घाटा उत्पन्न होता है। वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण घाटा उत्पन्न होता है। भुगतान संतुलन में असंतुलन की प्रकृति को जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि यह किसी तत्कालीन कारणों से उत्पन्न हुआ है तो अधिक चिंता का विषय नहीं है, परंतु यदि किसी ढांचागत कमजोरी स्ट्रक्चरल वीकनेस के कारण अगर ये है तो ये किसी देश के लिए अधिक चिंता का विषय है। अतः अर्थव्यवस्था की प्रकृति तथा व्यापार की संरचना और पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की प्रकृति आदि के बारे में जानकारी के पश्चात ही असंतुलन के बारे में हम जान सकते हैं। नंबर 1 है अल्पकालीन असंतुलन, शॉर्ट टर्म डिसइक्विलिब्रियम। देखिए क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं इस पॉइंट के बारे में। जिन राष्ट्रों के अधिकांश निर्यात कृषि प्रधान है उनका भुगतान संतुलन अस्थिर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उनके अधिकांश निर्यात पदार्थ मौसम क्लाइमेट पर निर्भर करते हैं और मौसम हमेशा अस्थिर होता है। प्रतिकूल मौसम के कारण कृषि पदार्थों के उत्पादन में भारी उतार और चढ़ाव आते हैं जो उनके निर्यातों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आयातित वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि भी असंतुलन पैदा कर सकते हैं, जैसे कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता। ये अल्पकालीन कारण है जिनके कारण असंतुलन होता है। तो मैक्सिमम हमने इसमें कृषि प्रधान देश का एग्जाम्पल दिया। कृषि मानसून पर निर्भर करती है और मानसून एक जुआ की तरह होता है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। दूसरा असंतुलन होता है व्यापार चक्रीय असंतुलन, बिजनेस साइकिल डिसइक्विलिब्रियम। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा मूल्यों पर व्यापार चक्र का प्रभाव पड़ता है। व्यापार चक्र का आशय मुद्रास्फीति इन्फ्लेक्शन तथा अस्फीति डिफ्लेक्शन से है। जब मुद्रास्फीति होती है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, और जब डिफ्लेक्शन होता है तो लगातार मंदी आती है, मतलब सस्ती होती चली जाती है। तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या बताया हमने? वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, जिससे निर्यात वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, फलतः उनके निर्यात कम हो जाते हैं। दूसरी ओर अस्फीति में बेरोजगारी बढ़ती है, कीमतें गिरती हैं तथा उत्पादन में कमी आती है, फलतः निर्यात कम हो जाते हैं। अतः अर्थव्यवस्था में आने वाले व्यापार चक्र भुगतान संतुलन को प्रभावित करते हैं। नंबर 3 दीर्घकालीन असंतुलन क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोई राष्ट्र लंबे समय तक भुगतान संतुलन घाटे से ग्रसित होता है तो उसकी प्रकृति संचयी हो जाती है। दीर्घकालीन मुद्रास्फीति, जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी निर्माण की कमी, तकनीक के परिवर्तन आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि धीमी गति से होती है। अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में जहाँ पूंजी निर्माण की मांग बहुत अधिक होती है किंतु घरेलू बचत की मात्रा में और उनकी वृद्धि दर अधिक नहीं होती, जिसके कारण घरेलू वस्तुओं और विनियोग का अंतर पाया जाता है। आर्थिक विकास की आवश्यकता तथा बचत विनियोग का अंतराल इन राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों से न केवल पूंजी आयात पर निर्भर बना देता है, अपितु पूंजीगत वस्तुओं का आयात जो औद्योगिकरण के लिए आवश्यकों को बढ़ाते हैं। फलतः ऐसे राष्ट्रों का भुगतान संतुलन लंबे समय तक विपरीत बना रहता है। दीर्घकालीन असंतुलन बहुत बार विकसित राष्ट्रों को भी भुगतना पड़ता है। जैसे अमेरिका का भुगतान संतुलन पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रहा है, यद्यपि उसको उतनी समस्या नहीं है क्योंकि डेवलप कंट्रीज है, खूब बड़ी इकोनॉमी है, उनकी अर्थव्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ भी है, साधन संपन्न है, जबकि विकासशील राष्ट्र कमजोर तथा साधन कृपण होते हैं। नंबर 4 है पूंजी प्रवाह तथा असंतुलन, कैपिटल मूवमेंट एंड डिसइक्विलिब्रियम। सामान्यतया पूंजी के अंतर्गमन इनफ्लो का किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन पर अनुकूल
तथा पूंजी के बाह्य गमन आउटफ्लो का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनफ्लो का मतलब है किसी देश के अंदर कैपिटल पूंजी आना, आउटफ्लो का मतलब उस देश से पूंजी बाहर की ओर जाना। बहुधा विकसित देशों में जो पूंजी प्रवाह मुख्यतः अल्पकालीन पोर्टफोलियो विनियोग के रूप में वो तो अत्यधिक अस्थिरता पैदा करने वाले होते हैं। वैसे दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट्स भी विकासशील राष्ट्रों में अस्थिरता या असंतुलन प्रभाव उत्पादित करने वाले रहे हैं। और लास्ट है अन्य कारण, अदर रीजन्स। भुगतान संतुलन में असंतुलन पैदा होने के और भी कई कारण हो सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, नंबर 1। नंबर 2, सरकार के बढ़ते हुए राजकीय विकास से फिजिकल डेफिसिट। नंबर 3, आयातित वस्तु अधिक बेरोजगार तथा निराश वस्तु अधिक लोजदार होना भी व्यापार घाटे को जन्म देता है। अच्छा पॉइंट है, आयातित वस्तु यदि बेरोजगार होगी और निर्यात वाली वस्तु लोजदार होगी तो निश्चित तौर पे घाटे को जन्म देती है। लंबे समय तक देश युद्धग्रस्त हो तो भी भुगतान असंतुलन हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर अगर अस्थिरता हो तो भुगतान असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। और ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण भुगतान असंतुलन पाया जाता है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होती है, समायोजन प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार भुगतान असंतुलन को संतुलन में लाया जा सकता है। नमस्कार।